अलग अलग टाइप के मतलब जैसे एक ही ऑब्जेक्ट है, उसका अलग अलग तरीके से हमने रेजिस्टेंस भी निकाला था। क्या क्या होगा वो अलग अलग आ सकता है। अब मुद्दा क्या है? तो ऐसा नहीं है कि ओम्स लॉ जो है वो। अच्छा एक बात बताओ, क्या ओम्स लॉ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होगा? ओम्स लॉ या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा? नहीं नहीं, इट इज एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मान लो इस तरह का कोई कंडक्टर है अपने पास, ठीक है? इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब एक तो अपने को ये चीज समझनी है कि स्टेडी स्टेट में, है ना, सारे क्रॉस सेक्शन से सेम करंट फ्लो करता है। ये अलग अलग क्रॉस सेक्शंस में लूं, 1 2 3 4, तो हम क्या बोल सकते हैं? करंट थ्रू ऑल क्रॉस सेक्शंस इज इक्वल। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मैं 1 में लिखूं या 2 में लिखूं या 3 में लिखूं या 4 में लिखूं, पर सेकंड जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा वो बराबर ही फ्लो हो रहा है। नो 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 नो, इट इज नॉट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से नहीं है। ये क्या है? ये सिंपल अजम्पशन पे बेस्ड है कि चार्ज कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। व्हाई? बिकॉज चार्ज डज नॉट गेट, चार्ज किसी भी जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होगा इसकी वजह से। आप मान लो अगर I1 I2 से बड़ा होता तो क्या होता? इस जगह पर चार्ज इकट्ठा हो जाता, आ ज्यादा रहा है जा कम रहा है। और अगर चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो जाता तो क्या होता? मान लो यहाँ चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट कर देगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट कर, तो I1 को कम कर देगा और I2 को बढ़ा देगा। तो देयर एग्जिस्ट अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म
in a conductor. There exists a self-correcting mechanism in a conductor. Self-correcting mechanism conductor के अंदर exist करता है. सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है? अगर कहीं ऐसा हुआ क्रॉस सेक्शन पे कि बाई चांस करंट गड़बड़ हुआ, एक क्रॉस सेक्शन पे कम हुआ, दूसरे पे ज्यादा हुआ, तो अपने आप वो सही हो जाएगा थोड़ी देर में. ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अब क्या है, अच्छा करंट डेंसिटी, जैसे मान लो ऐसा कंडक्टर, ये क्रॉस सेक्शन 1 2 3 4, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल, ड्रिफ्ट स्पीड एट पॉइंट्स ए बी. इन पॉइंट्स पर हमें पता करना. प्रीवियस पेज देखो.
अच्छा बच्चों, अच्छा सुनो, एक्चुअल रेशियो मत पता करो, बस इन क्वांटिटीज को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। एक्चुअल रेशियो पता करने के लिए इंफॉर्मेशन कम है इसमें। वन एंड फोर में फोर बड़ा। यस। देखो, करंट डेंसिटी सबसे ज्यादा टू पे होगी, उसके बाद वन पे, फिर फोर पे, और सबसे कम होगी थ्री। ये करंट डेंसिटी का आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी J इक्वल टू सिग्मा ई होता है, तो जो ऑर्डर J का आया वही E का भी आएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही आएगा ऑर्डर जो कि करंट डेंसिटी का आया है। पोटेंशियल के लिए हमें करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। तो करंट किधर फ्लो करता है बच्चों? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल वन का सबसे ज्यादा होगा, फिर टू का, फिर थ्री का, फिर फोर। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम ही होता जाता है इन अ कंडक्टर। पोटेंशियल decreases in the direction of current। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली वही लॉजिक है। क्या है? करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता ही होता है। अब ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में बताओ। भाई बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑर्डर में ही आ जाएगा। ड्रिफ्ट स्पीड
at 1 at 2 is greater than drift speed at 1 is greater than drift speed at 4 is greater than drift speed at 3. है ना? देखो दो तरीके से देख सकते हो, एक तो I इक्वल टू एन ए ई बी डी, I बाई ए को J लिख सकते हो, J इक्वल टू एन ई बी डी। अब n पूरे कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डी। तो जहां J ज्यादा वहां बी डी ज्यादा, है ना? दूसरा तरीका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ई ई टाउ बाई एम भी हो, तो टाउ ई एम तो कांस्टेंट है, तो जहां ई ज्यादा वहां ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा, ऐसे भी देख सकते हो। और ई कहाँ पे ज्यादा होगा, जहां पर जे ज्यादा। क्या ये बात समझ में आ गई सब? ओके। अब देखो, जैसे अपन बात कर रहे थे यार, नॉन यूनिफॉर्म में ओम्स लॉ लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। भाई आप ऐसे सोचो, करंट तो पूरे कंडक्टर में सेम फ्लो हो रहा है ना? मान लो मैंने क्या किया, बहुत छोटी सी विड्थ का, बहुत छोटी सी विड्थ का कंडक्टर का पार्ट कंसिडर कर, कंसिडर अ पार्ट ऑफ कंडक्टर ऑफ वेरी स्मॉल विड्थ, dx विड्थ का पार्ट हमने कंसिडर। इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो dVr, है ना? तो I को क्या लिखोगे आप? इतने से हिस्से के लिए तो ओम्स लॉ लगा ही देंगे। I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा? या आप सोचो कि आपने इतने हिस्से के लिए भी ओम्स लॉ नहीं लगाया, इतने हिस्से के लिए भी ओम्स लॉ, I इक्वल टू एन ए ई बी डी तो लिख दोगे ना? और बी डी को ई ई टाउ बाई एम भी लिख दोगे, है ना? अब एन ई स्क्वायर ए बाई एम इंटू ई ऐसा लिख सकते हैं। और ई को डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं कितना, डीवी बाई इनफैक्ट माइनस डीवी बाई ए इज माइनस। तो डीवी की क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस डीवी।
ये हो जाएगा I इंटू m इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ई टाउ टाउ सॉरी एक टाउ वाली टर्म रहेगी, तो m इंटू डी एक्स अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या लिखी हुई है, क्या ये रेजिस्टिविटी लिखी हुई है? तो I इंटू रेजिस्टिविटी इंटू डी एक्स अपॉन एरिया, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं V इनिशियल से V फाइनल, और इसको पूरा 0 से L लेंथ तक। तो यहाँ से अपने पास V इनिशियल माइनस V फाइनल ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इधर क्या हो जाएगा, I इंटीग्रल रो डी एक्स बाई ए। और ये पूरी जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट ही तो है, यही तो रेजिस्टेंस है, रो एल बाई ए। ये क्या है, अरे ये E इंटू ई 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, एक E BD में भी तो आएगा, ई टाउ बाई एम, ये BD है, और ये NEA तो पहले से ही विराजमान था यहाँ, तो NEA तो NEA की जगह लिख दिया, BD को ई टाउ बाई एम। इस क्वांटिटी को आप रेजिस्टेंस बोल दो। भाई अगर मैं इतने से हिस्से का रेजिस्टेंस लिखता तो क्या आता, इतने से हिस्से का रेजिस्टेंस क्या आता, क्या वो रो एल बाई ए आता कि नहीं आता? इस छोटू से पार्ट का रेजिस्टेंस रो एल बाई ए आता कि नहीं आता इसका? तो ये इंटीग्रेट करने के बाद जो क्वांटिटी आ जाएगी उसको मैं क्या बोल दूंगा, इस पूरी एल लेंथ का रेजिस्टेंस, इसको क्या बोल देंगे, इस पूरी एल लेंथ का रेजिस्टेंस। तो हमारे पास आ गया ना V इज इक्वल टू आई आर, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या वोल्टेज इज डायरेक्टली। क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी होगा, ये बात बिल्कुल सही है, क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी होगा, बट फॉर अ गिवन कंडक्टर whatever that quantity will come out, it will come out to be a constant in, जो भी क्वांटिटी आएगी वो एक कंडक्टर के लिए तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। मतलब सी, ऐसा तो नहीं है ना कि करंट बदलेगा तो ये चीज भी बदल जाएगी, या वोल्टेज बदलेगा तो ये वाला इंटीग्रेशन वाला फैक्टर भी बदल जाएगा। दिस इज समथिंग विच इज इन, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, is it still not the property of conductor? This quantity is still the property of conductor. Area of cross section is varying, बिल्कुल सही बात है, तो एरिया को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर तो नहीं लिया ना, इंटीग्रेशन के अंदर ही रखा हुआ है, बट स्टिल इज इट द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर?
it is still the property of conductor, right? हाँ देखो, एक बार फिर से आप समझ लो कि क्या हुआ। देखो बात ऐसी है कि हमें ये कंडक्टर दिया हुआ, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, मान लो मैंने इसके अक्रॉस V वोल्टेज अप्लाई किया, कितना वोल्टेज अप्लाई किया V, और इसमें से करंट I फ्लो होता है। अगर मैं वोल्टेज को KV कर दूं, कितना कर दूं KV, तो करंट कितना हो जाएगा? क्या वो KI हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? If current becomes KI, that means Ohm's law is followed. क्योंकि ओम्स लॉ यही तो कहता है V is directly proportional to I, या V1 by I1 is equal to V2 by I2 for a given conductor, as long as you are not changing the conductor, you are not changing its length, its area, its material, its temperature. लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल को सेम रख रहे हो, खाली वोल्टेज को बदल तो के टाइम्स कर रहे हो, तो करंट भी के टाइम्स हो जाएगा। यही तो कहता है ओम्स लॉ, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना कहता है। ओम्स लॉ सिर्फ इतना ही कहता है, राइट? तो वो चीज यहाँ भी एप्लीकेबल होगी। वो मैंने कैसे प्रूव किया? मैंने ऐसे प्रूव किया कि भाई मान लो मैंने एक छोटा सा इसका क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो करंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? NaEVD। VD को क्या लिख देंगे? EE टाउ बाई M। और E को क्या लिख देंगे? माइनस dV बाई dx। राइट? तो dV की वैल्यू क्या आ गई? M अपॉन, या माइनस dV को लिख दिया M अपॉन N A स्क्वायर टाउ बाई A इंटू dx। और ये जो होता है ये रेजिस्टिविटी होती है इंटू I। तो माइनस dV कितना आ गया? रो dx अपॉन A इंटू I। नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस, I is going to come out of the integration, और मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ यही क्वांटिटी बचेगी, एंड दिस इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर। कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। और LHS में क्या आ जाएगा? V फाइनल, V इनिशियल माइनस V फाइनल। तो
तो V इज इक्वल टू I इंटू यस, हमने क्या प्रूव किया है? इवन फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर ओम्स लॉ इज फॉलोड। और एक चीज और हमने पता कर ली कि उसका रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे आप? इंटीग्रल रो dx बाई a, where dx is length along current flow for a conductor of non-uniform cross section. रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आ जाएगी? इंटीग्रेशन रो dx by a, where what is dx is length along the conductor, and what is area of cross section, length along the current flow, length along the current flow, area of cross section perpendicular to current. पिछला पेज देखना चाहते हैं? हाँ, ये लो पिछला। from left hand to right hand, लेंथ कहां से कहां तक मेजर करी है? फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ये वाली लेंथ, ये लेंथ। देखो, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि ये कंडक्टर हॉलो सिलेंडर की शेप का कंडक्टर, इसकी इनर रेडियस है R1,
आउटर रेडियस है R2, लेंथ इज L, रेजिस्टिविटी इज रो। तो हमें पता करना है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फॉर फ्लो ऑफ करंट along its length. And find the resistance for flow of current in radial direction. अगले पेज पे चले बच्चों। ओके ओके ओके, नोट कर लो। ओके बच्चों, देखो जो पहला पार्ट फॉर फ्लो ऑफ करंट
along the length. For flow of current along the length, उसकी बात कर लेते हैं. देखो, इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है लेंथ के अलोंग, तो आप उसके परपेंडिकुलर प्लेन से इसको कट करके देखो. कट इट फ्रॉम अ परपेंडिकुलर प्लेन. क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म आ जाएगा कि नहीं आएगा? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म आ जाएगा. हर कहीं से भी कट करो, कहीं से भी कट करके देख लो, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं रहेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यूनिफॉर्म ही रहे. और वो कितना होगा? विल इट बी पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर? हाँ हर्षल, बोलो क्या डाउट है? तो करंट विल कम आउट टू बी रो एल बाई ए. है ना? This is for flow of current along its length. For radial flow of current, for flow of current in radial direction, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. ऐसे यो बाहर निकल रहा है. अब इसमें देखो, जो ये लेंथ कवर कर रहा है वो इतनी कवर कर रहा है. लेंथ जो करंट कवर कर रहा है वो R2 माइनस R1 के बराबर ही तो लेंथ कवर कर रहा है. लेकिन एरिया कितना कवर कर रहा है वो देखो आप. क्या वो एरिया जो कवर कर रहा है वो ये कर्व्ड एरिया कवर कर रहा है कि नहीं कवर कर? इज इट कवरिंग दिस कर्व्ड एरिया? ये कर्व्ड वाला एरिया कवर कर रहा है ना? कर्व वाला एरिया कवर कर रहा है.
बोलो भाई। और ये कर्व कर्व सरफेस एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप बाहर आते जाओगे वो कर्व सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी x डिस्टेंस पे जा करके और dx विड्थ की का सिलेंडर लेना। करंट की डायरेक्शन में सिर्फ कितना लेंथ मैंने लिया, ओनली dx लेंथ। I consider only length dx in the direction of current। करंट की डायरेक्शन में जो मैंने लेंथ कंसिडर करी वो सिर्फ कितनी कंसिडर करी, dx। अब इसका एरिया क्या है, will it be the curve surface area of the cylinder। जो एरिया होगा क्या वो कर्व सरफेस एरिया होगा। तो रेजिस्टेंस को मैं इंटीग्रेशन ऑफ रो dx अपॉन एरिया लिखूंगा, एरिया को 2πxl ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? will it be the curve surface area of the cylinder। देखो जैसे जैसे मैं आपको एक एक कल्पना करो, इस तरह का इमेजिनेशन करो कि आप क्या करते हो, आपने ऐसे hollow, you take many hollow cylinders of very small width, very negligible width। जैसे सिलेंड्रिकल रोल होता है ना पेपर, वैसा पेपर आप कंसिडर करो, ठीक है। रोल रोल रोल, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो अंदर उसे सबके सब अलग अलग रेडियस के। तो सबसे अंदर वाला सबसे कम रेडियस वाला रोल है, उसके बाहर थोड़े बड़े रेडियस का रोल है, उसके बाहर थोड़े बड़े रेडियस का रोल है। ऐसे रोल पे रोल पे रोल पे रोल अपन स्टैक करते जाते हैं। अब क्या है, रोल एक के बाद एक के बाद एक स्टैक करते जा रहे हो आप, ठीक है। तो क्या होगा, एवरी रोल विल हैव डिफरेंट सरफेस एरिया। अब करंट जो है वो उन सारे रोल्स में से निकल के बाहर आ रहा है, अंदर वाली लेयर से बाहर वाली लेयर में करंट आ रहा है। तो करंट जब अंदर वाली लेयर से बाहर, तो सबसे पहले अंदर सबसे अंदर से सबसे अंदर वाली लेयर को क्रॉस करेगा, फिर उससे बड़ी लेयर उससे ज्यादा एरिया को क्रॉस करेगा, फिर उससे ज्यादा एरिया को क्रॉस करेगा, फिर फाइनली जाकर के वो R2 रेडियस वाले को क्रॉस करेगा। तो जो किसी भी x डिस्टेंस पे वो ये कितना कर्व सरफेस एरिया क्रॉस कर रहा है, ये पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया कितना क्रॉस कर रहा है, क्या वो 2πxl क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसका इंटीग्रेशन कर दो तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और आप R1 से लेकर R2 तक इंटीग्रेट कर दो इसको। तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 2πl इंटू ln ऑफ R2 बाई R1। अरे ये प्रीवियस पेज कौन वो महारथी बोल रहा है मेरा बेटा। हाँ बेटे, यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण बात मैं समझा रहा हूँ तुमको, तुम्हें प्रीवियस पेज देखने की चल लग रही है। प्रीवियस पेज में कुछ खास नहीं है, जो ज्यादा मुख्य बात है वो इसी पेज में समझा रहा हूँ मैं तुमको। पहले इसको देख लो फिर प्रीवियस पेज बताता। बाहुबली, कौन है बाहुबली।
ये वाला पार्ट मैं वापस बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। अच्छा, आप ऐसे इमेजिन करो, एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया? ये एरिया वही तो एरिया होता है जो कि करंट क्रॉस करके जा रहा है, ये वही एरिया होता है। अब क्या किया मैंने, आप ऐसे इमेजिन करो कि ये जो शीट ऑफ पेपर है ना, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इसको आप रोल रोल कर दो, इसको फोल्ड कर दो यहाँ से ऐसे, तो ये ऐसा ही सिलेंडर सा बन जाए, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है रेडियल डायरेक्शन में। तो इसके लिए जब आप रो एल बाई ए करोगे, तो एरिया, ये पूरा कर्व एरिया लोगे कि नहीं लोगे? पूरा इसका कर्व एरिया लेंगे ना बेटे, वही किया है हमने यहाँ पे। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, वही कर्व एरिया लिया। तो मैंने क्या किया देखो, ये जो क्वांटिटी लिखी है हमने, रो डी एक्स बाई पाई एक्स स्क्वायर, ये रो डी एक्स बाई पाई एक्स स्क्वायर क्या है? रो डी एक्स बाई पाई एक्स स्क्वायर इज 2 pi xl, is this is resistance of a cylindrical layer of length of thickness dx radius x and thickness dx। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती बच्चों? और टोटल रेजिस्टेंस अगर मेरे को लिखना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, रो डी एक्स अपॉन एरिया, और एरिया कौन सा लिया है? कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, ये बात समझ में आ गई बच्चों? और इसको हमने R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ गया यस ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये बात तो अपन ने पिछली क्लास में भी समझी थी ना बेटा, कि हमने एक कंडक्टर ऐसा लिया था,
और उसमें हमने बताया था ना, ऐसे करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस अलग होगा, और ऐसे ऊपर से नीचे करंट फ्लो करा दोगे तो रेजिस्टेंस अलग होगा। ये बात तो पिछली क्लास में बताई थी हमने। इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका अलग। लेकिन इसमें बात क्या था, दोनों ही डायरेक्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी नहीं हो रहा, जितना है उतना ही रह रहा। ये अब देख लो भाई, प्रीवियस पेज, ये रहा प्रीवियस। पेज नंबर 8 बताएं। हाँ बता रहे हैं। ये रहा 6, ये रहा 7, नहीं 8, ये रहा 8। हाँ बच्चों, नोट कर लिया ये। चेंज द पोलैरिटीज एज इन, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। सिर्फ आपने उल्टा सीधा कर दिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लेफ्ट हैंड पॉजिटिव था, राइट हैंड नेगेटिव था, आपने लेफ्ट हैंड को नेगेटिव, राइट हैंड को पॉजिटिव बना दिया, तो उससे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं। देखो आप अपने आपको क्या है, रो एल बाई ए फॉर्मूला सबसे सही फॉर्मूला है, आप वो फॉर्मूला लगा दो, उससे जो भी होगा सच्चाई पता चल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉलिड स्फेयर हुआ तो बिल्कुल वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो जाएगा, है ना। तो देखो, अब उसी पे आ रहा हूं मैं। ये नोट कर लिया बच्चों? अभी बताते हैं। ओके, तो मान लो हमसे पूछा जाए, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ a solid sphere of resistance of a hollow sphere of inner radius r1, outer radius r2,
and resistivity rho. कैसा है? Like this. Inner radius R1, outer radius R2. रेडियल फ्लो ऑफ करंट है ना, करंट कैसे फ्लो कर रहा है? फॉर रेडियल फ्लो ऑफ करंट, करंट ऐसे फ्लो कर। यस यस यस, एक बच्चे ने करेक्ट आंसर बताया है। अब देखो, जैसे ये जो टोटल लेंथ, यस वी हैव वन मोर करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ऐसे डीएल 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 लेंथ चल रहा है, तो यहाँ पर छोटी सी डीएल लेंथ चलने में एरिया कम कवर करे, फिर बाहर वाली डीएल लेंथ चलने में एरिया थोड़ा ज्यादा कवर करेगा, फिर उसके बाद डीएल लेंथ चलने में एरिया और कवर करेगा, फिर उसके बाद डीएल लेंथ चलने में एरिया और कवर करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि सेंटर से x डिस्टेंस पे गए और dx विड्थ की लेयर कंसिडर कर ली। इस dx लेयर का रेजिस्टेंस लिख देते हैं। ये एरिया कितना क्रॉस करके जा रहा है, ये dx लेंथ कवर करेगा, तो क्या एरिया क्रॉस कर रहा है? 4 पाई एक्स स्क्वायर के बराबर का एरिया क्रॉस कर रहा है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटीग्रल रो dx अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे शेर बच्चे बिल्कुल सही आंसर पे पहुंच गए हैं। अरे वाह बच्चे, वाह वाह। एक बच्चे का गलत आया है बस अभी तक, बाकी सबने सही बताया। ऐसे कर दो बस, रो डिवाइडेड बाई 4 पाई कर दो। dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इसको R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस रो डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 1/R2 -1/R1। तो ये आ जाएगा कितना, रो डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 1/R1 -1/R। ऐसा रेजिस्टेंस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो R2 -R1 अपॉन 4 पाई इंटू R1 इंटू, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई सबको? वेरी वेरी गुड। अब देखो क्या है। मैं एक और करवा लेता हूँ इसका, ठीक है। ये फ्रस्टम जो ट्रंकेटेड कोन होता है, उसका रेजिस्टेंस पता है। ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2, एंड दिस लेंथ इज L। Resistivity is rho. Now find resistance for flow of current along length. Find resistance for flow of current along length. तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो इसको अपन ऐसे आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और इस डिस्टेंस को आप d मान लो थोड़ी देर के लिए। यहां से x डिस्टेंस पे जाओ और dx विड्थ का
एक डिस्क जैसा बनाना, उसकी रेडियस पता करनी पड़ेगी बस। रेडियस कैसे पता कर सकते हैं? r अपॉन d प्लस एक्स इज इक्वल टू r1 डिवाइडेड बाई d। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r1 इंटू d प्लस एक्स अपॉन d, या r इज इक्वल टू r1 इंटू 1 प्लस एक्स बाई डी, ऐसी r की वैल्यू हो जाएगी। तो इतने से हिस्से का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो डी एक्स बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रो डी एक्स अपॉन पाई इंटू r1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स बाई डी का होल स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा रो डिवाइडेड बाई पाई r1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स बाई डी का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स बाई डी के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस डी, और लिमिट रख देंगे, एक्स की वैल्यू वेरी करनी है तो 0 से एल तक लिमिट रख देंगे। तो रो अपॉन पाई r1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डी -1 अपॉन डी प्लस एल, ये ऐसा है। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? रो अपॉन पाई r1 स्क्वायर इंटू डी प्लस एल माइनस डी करेंगे तो एल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा डी इंटू डी प्लस एल, है ना। वो बस ये आर कैलकुलेट करने के लिए, आर को कैलकुलेट करने के लिए लिया है। वो बाद में हट जाएगा यहाँ से, फाइनल एक्सप्रेशन में ना वो चीज हटी जाएगी आपकी क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं? डी r1 डिवाइडेड बाई डी, r1 डिवाइडेड बाई डी किसके बराबर है? r2 डिवाइडेड बाई डी प्लस एल के, है ना। तो d प्लस एल अपॉन डी को आप r2 बाई r1 लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर भी जब हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे ना, तो देखो क्या होगा, क्योंकि इसमें d डिवाइड हो रहा है तो बाहर जाकर के d मल्टीप्लाई भी एक हो जाएगा। देखो देखो इसका इंटीग्रेशन समझाते हैं, यहाँ से करो, शायद मैंने ऐसे समझो। आप क्या करो, ये डी स्क्वायर को इधर ले आओ, डी डी को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा ये? डी स्क्वायर अपॉन पाई r1 स्क्वायर इंटू रो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो इसको, तो रो डी स्क्वायर बाई पाई r1 स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो गया -1 अपॉन डी प्लस एक्स
और x की वैल्यू डाल देते हैं 0 से l तक, तो ये हो गया रो डी स्क्वायर बाई पाई r1 स्क्वायर। और क्योंकि माइनस साइन है तो पहले लोअर लिमिट डाल देता हूँ, तो 1/d माइनस 1/d प्लस l, तो ये हो जाएगा रो डी स्क्वायर बाई पाई r1 स्क्वायर इंटू डी प्लस एल में से d गया तो l डिवाइडेड बाई d इंटू डी प्लस, ये ऐसा एक d से d कैंसिल हो गया, और d अपॉन d प्लस एल को r1/r2 लिख सकते हैं, रो बाई पाई r1 स्क्वायर l, d अपॉन d प्लस एल को लिख दूंगा r1/r2, तो ये r1 से r1 कैंसिल हो जाएगा, रो l अपॉन पाई इंटू r1 इंटू r2, रो l अपॉन पाई इंटू r1 इंटू, ये बात समझ में आती है बच्चों? तो बच्चों बाकी बाकी जो है अपन आपको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। होमवर्क आपका क्या रहेगा? ग्रेविटेशन का हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था बच्चों? ग्रेविटेशन कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? आई थिंक एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 हो गई थी हमारी, है ना? और क्या बाकी था बच्चों? एक्सरसाइज 1 हो गया था, और एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, ठीक है? और करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो शीट है उससे आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का आप लोग क्या कर सकते हो? सेक्शन ए, ठीक है? अगली क्लास में मिलते हैं। हाँ 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 हाँ, यूनिट टेस्ट में अप टू सेक्शन डी तक आएगा, अप टू सेक्शन डी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, अप टू डी, अप टू डी, अप टू डी। अगली क्लास में ही डिस्कस होगा ये।